हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम आपके जीके प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रख रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आपको अगर एसएससी में एक बेहतर स्कोर करना है तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है पहले से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना और बेल्ट्स सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं कि मतलब रैंडमली कहीं से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो सवाना घास के मैदान और बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैदान है सवाना घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अब हमें यहीं पर नहीं रुकना है कि हमने बस क्वेश्चन देख लिया कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं, अफ्रीका में। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान, तो उनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग एक नोट कर लीजिए, प्रेयरीज घास के मैदान क्या होते हैं, प्रेयरीज घास के मैदान। तो प्रेयरी जो घास के मैदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में पाए जाते हैं, प्रेयरीज घास के मैदान। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए पंपास घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पंपास आप लोग लगाएंगे आंसर अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, डाउन्स, तो डाउन्स आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो प्रेयरीज यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। एक और आप लोग लिख लीजिए कंपास, तो कंपास और एक होता है पंपास। तो पंपास तो अपने पहले ही से ही हो चुके हैं अर्जेंटीना में, और कंपास कहाँ पे होते हैं, तो कंपास होते हैं आपके ब्राज़ील में। ठीक है, तो ब्राज़ील में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है कंपास। प्रेरीज जो होते हैं वो यूएसए में घास के मैदानों को कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78। आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में। तो संविधान के जैसे हम भाग की बात करते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं, ये सभी चीज़ें हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान के भाग एक में क्या है, तो संविधान का जो भाग एक है उसमें क्या है, संविधान के भाग दो में क्या है और संविधान के भाग तीन में क्या है। तो सबसे पहले संविधान का जो भाग एक है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। तो जिसमें क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होगा, समूह होगा। उसके बाद आपकी आ जाती है नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत, और तीसरे भाग में आ जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार जो कि आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस भाग में क्या है। तो ये आप लोग एक बार इनको रिवाइज करके जाइएगा तो आपसे मतलब बेहतर आप अच्छा स्कोर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध नमक मार्च आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि जो नमक मार्च है वो किस आंदोलन से जुड़ा है, ऐसे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं हम। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस लौटे थे, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसी वजह से क्या हुआ, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी
भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नमक मार्च क्या था, तो आपने सभी ने सुना होगा कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा जो थी उसमें क्या किया था, उसमें 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी, जिसमें क्या किया गया था, नमक कर को तोड़ा गया था। जो अपने महात्मा गांधी जी थे उनके साथ लगभग शायद 78 व्यक्ति और थे, उनके साथ में इन्होंने दांडी से यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये दांडी यात्रा जो थी उसमें इन्होंने नमक कर तोड़ा था। कैसे तोड़ा था? इन्होंने समुद्र के जल से नमक बना करके बताया था, इस वजह से नमक कर टूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नमक मार्च है वो किससे संबंधित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे संबंधित है, क्योंकि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो भी कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में ही स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी कि 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाती है तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और एक और इनका इम्पोर्टेंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था और ये कब बंद हुआ था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था और कब बंद हुआ था, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे बोला जा रहा है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल कितनी संख्या है, यानी कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हमें यहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, तो सबसे पहले बता देते हैं हम कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, और आपसे ये भी पूछ लेता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो अपनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो सबसे पहले एक तेलुगु आप लोग लिख लें। तेलुगु है ना, जो वो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग मलयालम लिख लें। मलयालम, ठीक है, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, एक हो गया आपका कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ एक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी जो उड़िया है, उसको कब स्टार्ट किया गया था, मतलब कब जोड़ा गया था? 2014 में जोड़ा गया था। मतलब सबसे नवीनतम कौन सी भाषा है? उड़िया भाषा है। और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी है आपकी तेलुगु। उसके बाद एक आप लोग संस्कृत लिख लें, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हो गई आपकी, एक हो गई आपकी तमिल। तो यहाँ पे आपकी टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। एक तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, संस्कृत, तमिल, और यहाँ पे लास्ट में आपकी उड़िया। तो यहाँ पे उड़िया जो है ना नवीनतम भाषा है, और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है तेलुगु। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं संविधान की कुछ भाषाओं के बारे में। तो ऐसा संविधान का कौन सा मतलब भाग है जिसमें भाषाओं के बारे में कैसी, मतलब संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का जिक्र है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद संविधान में परिवर्तन होते रहे, संविधान में संशोधन होते रहे, और संविधान में संशोधन के द्वारा उसमें और भाषाएं जुड़ती गईं, जिसके बाद अभी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति कौन सी सीमा है? तो देखिए, जो मानव कान की ध्वनि सुनने की आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे ऑप्शन अपना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बनने की संभावनाएं भी इसकी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध हुमायूं मस्जिद
हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हुमायूं मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन में ही बता दिया है, हरियाणा राज्य में स्थित है हुमायूं मस्जिद। उसके बाद अगर बात की जाती है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, कौन सा जिला है जिसमें हुमायूं मस्जिद स्थित है, तो हरियाणा के फतेहाबाद में हुमायूं मस्जिद स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुमायूं के बारे में बात हुई तो हुमायूं का मकबरा भी इम्पोर्टेंट है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो सबसे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वक्त किया था, किस वर्ष किया था? तो देखिए जब आपके एक युद्ध हुआ था जो कि इतिहास का बहुत जाना माना युद्ध है, जिसका नाम है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में, 1764 में हुआ था। इसके परिणाम में क्या हुआ था, इसके परिणाम में जो अपने मतलब जो अब एक रॉबर्ट क्लाइव थे और इनके विपक्ष में और थे, उनका मुझे अभी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो वो जो मतलब रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और अपने भारत की तरफ से एक तो शाह आलम द्वितीय थे और एक और थे उनके साथ में। तो वो क्या हुआ था, वो अपने भारत के जो थे वो हार गए थे इस युद्ध में, और जिस वजह से क्या किया था, अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था बंगाल पर, और बंगाल पर पूरी तरह से आधिपत्य जम गया था। तो 1764 के बाद कब हुई थी, 1765 में उन्होंने क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी पर अधिग्रहण कर लिया था। तो ऑप्शन जो अपना सी है 1765 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहा जाता है? तो गरजता चालीसा बहुत आपको परेशान कर सकता है कि गरजता चालीसा क्या है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गरजता चालीसा है क्या, तो ये एक प्रकार की पवनें हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गरजता चालीसा क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, पवनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गरजता चालीसा हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो गरजता चालीसा क्या है, ये एक पछुआ पवनें हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गरजता चालीसा है एक प्रचंड पचासा है, प्रचंड पचासा। ठीक है, प्रचंड पचासा, एक प्रचंड पचासा, ये भी कहाँ है, ये भी एक प्रकार की पवनें हैं। और एक है चीखता साठा, चीखता साठा, चीखता साठा। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, पवनें हैं, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। एक गरजता चालीसा और एक है आपका प्रचंड पचासा, एक है आपका चीखता साठा, तो तीनों क्या हैं, आपकी पवनें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है जो कि आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश ने अपने प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि PR श्रीजेश जो है ना, PR श्रीजेश ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि PR श्रीजेश किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब। अब PR श्रीजेश किसके खिलाड़ी हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी हैं, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा आप सभी को जानते हैं कि म्यांमार की मुद्रा जो है ना वो क्या है, क्यात। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ म्यांमार की राजधानी भी क्या है, राजधानी म्यांमार की क्या है, तो राजधानी जो म्यांमार की है उसका नाम है नेपिटाओ, तो नेपिटाओ जो है ना वो राजधानी है म्यांमार की। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम है ढाका। ठीक है, तो आपसे आसपास के क्षेत्रों के भी नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, म्यांमार भी है और भूटान भी है, तो सभी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि 23 मार्च को क्या था। तो 23 मार्च 1931 वो एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारे भगत सिंह जी को और राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी का दिन था। 23 मार्च 1931 ही वही तारीख है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या की गई थी? फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आप लोग ये भी नोट कर लीजिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 22 मार्च हो गया। अब एक आप लोग 22 अप्रैल भी है और एक 22 मई भी है। तो 22 अप्रैल, 22 मई और 22 मार्च तीनों इम्पोर्टेंट है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। साथ ही साथ 22 जो मई है, 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी मैं आपको दिसंबर के भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं। जैसे आप लोग दिसंबर के देखेंगे, लाइन बाय लाइन दिखाएंगे आपको। तो 22 दिसंबर, ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जो अपने रामानुजन थे उनके ऊपर गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजम के जन्मदिन पर। ठीक है, उसके बाद आपका 23 दिसंबर है। तो 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को और 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। तो देखिए 23 दिसंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि अपने कौन थे? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को। ठीक है, चौधरी चरणजीत सिंह के जन्मदिन पर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया, अभी हाल ही की बात है। 25 दिसंबर को क्या मनाया गया? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया, यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। और 26 दिसंबर की अगर आपसे बात की जाती है, 26 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। तो ये वाला इम्पोर्टेंट बहुत है, वीर बाल दिवस, क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। तो इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिए, आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाने वाला है। जिसका भी एग्ज़ाम 2023 में होगा तो ये इसको नोट कर लें, वीर बाल दिवस को। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस लेख के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? मैंने आपको बताया अभी। तो 23 मार्च का वो दिन था, 23 मार्च 1931 का वो दिन था जिनको फांसी दी गई थी। इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या था? राजगुरु और सुखदेव जी। इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने संविधान सभा की मांग की थी। और कब की थी मांग उसने? तो 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। साथ ही साथ जब संविधान सभा की मांग तो इसने कर ली, अब संविधान सभा बनी कब थी? तो एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बैठाया गया था। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद एक बैठक हुई 11 दिसंबर को। तो जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी वो हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें 11 दिसंबर 1946 की बात है।
और इसमें क्या हुआ था, इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर की जो बात थी उसको तीसरी बैठक थी, और जिसमें क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। हरनाज संधू, बीच में आपके सामने एक ब्लैंक है, भारतीय हैं जिन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो देखिए हरनाज जो संधू जी थी वो कौन से नंबर की भारतीय हैं जिसने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हरनाज संधू की, तो ये तीसरे नंबर की भारतीय महिला थी, तीसरे नंबर की भारतीय महिला थीं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इनके पहले 2 और हो चुकी हैं, एक तो हो गई आपकी सुष्मिता सेन और एक हो गई आपकी लारा दत्ता। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता 2 बार इनने जीत चुकी हैं और ये तीसरी महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो तीसरी महिला हो जाएंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाने वाला है कि किस नंबर की ये भारतीय हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को 2022 में पहली महिला सीएमडी मिली, यह कौन थी। तो देखिए पहली महिला सीएमडी किसकी, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा है और ऐसे ही आपसे पूछा जाने वाला है। बिल्कुल आप लोग मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाने वाला है किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि ये पहली महिला सीएमडी हैं। तो पहली बार जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहली महिला सीएमडी कौन है, तो अलका मित्तल हैं पहली महिला सीएमडी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, करेक्ट आंसर है। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच कौन है, तो सेबी जो है ना, सेबी SEBI सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला क्या है, यहाँ पे अध्यक्ष हैं। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष क्या है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज जो हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं वो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।